डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ाया जाता है वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ाया जाएगा। और यही पेपर बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में इसे पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैंने इस टॉपिक से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। और अब जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्लासिकल सिद्धांत, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्लासिकल सिद्धांत, यानी द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या? द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, आज हम जो अध्ययन करेंगे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्लासिकल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनके लिए भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी प्रस्तावना, इसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। अब देखिए, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक पृथक सिद्धांत का समर्थन तब किया जाता है जबकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य अंतर विद्यमान हो। विभिन्न कारणों से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक पृथक विषय माना जाता है। और 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस व नीदरलैंड ने जो कि आर्थिक विचारधारा को प्रचलित करने वाले थे उसे वणिकवादी विचारधारा कहा गया। यानी ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस व नीदरलैंड के जो आर्थिक विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले जो अर्थशास्त्री थे उस विचारधारा को वणिकवादी विचारधारा कहा गया था। वणिकवादी विचारधारा के लोग यह मानते थे कि एक देश के समृद्ध व शक्तिशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि वह आयात से अधिक निर्यात करे। ऐसा करने से या ऐसा करने पर देश में बहुमूल्य धातुओं
अधिकांशतः स्वर्ण का अंतर प्रवाह होगा। उनका मानना यह था कि एक देश के पास जितना अधिक स्वर्ण होगा वह उतना ही अधिक समृद्ध व शक्तिशाली देश होगा। बणिकवादियों की ये विचारधारा थी कि अगर एक देश अपने आयातों से अधिक निर्यातों पर अगर ध्यान देता है तो उसके यहाँ स्वर्ण ज़्यादा आएगा, और जब स्वर्ण ज़्यादा आएगा तो जिस देश के पास भी स्वर्ण अधिक होगा वही देश समृद्धशाली माना जाएगा। अधिक स्वर्ण से तात्पर्य यह भी है कि प्रचलन में अधिक स्वर्ण मुद्राओं तथा अधिक व्यापार क्रियाओं का होना और स्वर्ण के संचय हेतु देश की निर्यात अधिक तथा आयात कम होना आवश्यक है। बणिकवादियों का यह भी मानना है कि सभी देश एक साथ निर्यात अतिरिक्त में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, अतः एक देश दूसरे देश की हानि के द्वारा ही अपने लाभ की वृद्धि कर सकता है। बणिकवादियों ने आर्थिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया, और बणिकवादियों ने क्या कहा, बणिकवादियों की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के विरुद्ध क्लासिकल विचारधारा ने जन्म ले लिया। और जब इस विचारधारा ने जन्म लिया, यानी क्लासिकल विचारधारा का जो जन्म हुआ, उसको जन्म देने वाला जो अर्थशास्त्री था वह एडम स्मिथ एवं अन्य प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार को राष्ट्रों हेतु श्रेष्ठ नीति के तौर पर सिद्ध किया था। क्लासिकल विचारधारा को हमें कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करना होता है, और उसमें जो बिंदु हैं, सबसे पहला जो बिंदु आता है, यानी क्लासिकल विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती हैं एवं उसे नियंत्रित करती हैं, वह राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न हैं। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो पृथक सिद्धांत है वह पृथक सिद्धांत होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत विचारणीय जो बिंदु हैं वह पहला बिंदु है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुख्यतः श्रम को उत्पादन का एक साधन माना है, और उन्होंने यह तर्क दिया कि श्रम किसी देश के मध्य तो गतिशील है, पर दूसरे देश की सीमाओं के बाहर इसकी गतिशीलता निर्बाध नहीं है। इसलिए जो परिस्थितियां एवं शर्तें किसी देश के भीतर वस्तुओं के विनिमय को नियमित करती हैं, वह दो देशों के मध्य वस्तुओं के विनिमय के संदर्भ में लागू नहीं होती हैं। फिर इसके बाद दूसरी विचारधारा थी, वह दूसरी विचारधारा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के संदर्भ में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है। इसका प्रतिपादन यानी तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो दिया, वह सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति है या जो अर्थशास्त्री है,
वह डेविड रिकार्डो है। तो डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जे.एस. मिल ने इसे संशोधित किया तथा वेस्टेवल और केयरनीस ने इसे परिष्कृत किया और इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों में वस्तुओं के उत्पादन की जो सापेक्षिक लागत है उस लागत में अंतर होने के कारण क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। किसके कारण होता है? जो सापेक्षिक लागत है उसमें जो अंतर होता है उस अंतर के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। इसमें यह माना गया है कि लागत का अंतर केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान होता है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। किस पर होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो विद्यमान है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये विद्यमान नहीं है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है। अब देखिए पृथक सिद्धांत की जो आवश्यकता है वह क्या है? फिर इसके बाद तीसरा एक पॉइंट दिया और तीसरा जो बिंदु है वह बिंदु यह है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के साधनों में गतिशीलता नहीं रहती है, तो उन्होंने दो देशों के मध्य पूंजी और श्रम की गतिशीलता को गतिहीन माना है। क्या माना है? दो देशों के मध्य में पूंजी और जो श्रम है उसकी जो गतिशीलता है उस गतिशीलता को इन्होंने गतिहीन माना, यानी कि उसमें कोई गति नहीं होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो क्लासिकल सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन किया वह एडम स्मिथ ने किया है और उन्होंने निरपेक्ष लाभ के रूप में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। डेविड रिकार्डो ने व्यापार के सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की और विवेचना करते हुए डेविड रिकार्डो ने इसे तुलनात्मक लागत सिद्धांत के रूप में स्पष्ट किया है। क्लासिकल सिद्धांत के आधुनिकीकरण के रूप में जो पूर्ति पक्ष है उस पूर्ति पक्ष के साथ मांग पक्ष पर भी विचार किया गया है। जे.एस. मिल ने मांग की दशाओं और जो मांग की दशाएं हैं उन मांग की दशाओं को प्रस्तावित किया तथा पारस्परिक जो मांग है उस मांग का जो इम्पोर्टेंस है या जो महत्व है उस महत्व को भी स्पष्ट किया, जिसे बाद में एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री एवं मार्शल ने उसे अस्वीकृत करके, यानी उसे स्वीकार नहीं किया, और जब इसे स्वीकार नहीं किया अस्वीकृत किया तो अस्वीकृत करके प्रस्ताव का जो वक्र है उस वक्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसने? मार्शल ने और एजवर्थ ने इसे अस्वीकृत करके प्रस्ताव वक्र के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत। क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत यह भी माना गया है कि भूमि, श्रम एवं पूंजी जैसे उत्पादन के साधन विभिन्न राष्ट्रों की मध्य अगतिशील
हैं, यानी गतिशील नहीं हैं, निष्क्रिय हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि ये निष्क्रिय हैं, अगतिशील हैं, तो इसके अंतर्गत भूमि के अंतर्गत इन्होंने कृषि, खनिज व धातु संबंधी साधन, श्रम के अंतर्गत सामान्य एवं कुशल प्रशिक्षित तथा तकनीकी उत्पादन में उत्पादनीय साधनों, स्थिर एवं चक्रीय दोनों को समाहित किया गया है। पूंजी एवं श्रम की अगतिशीलता की मान्यता को विभिन्न साम्राज्यवादी जो अर्थशास्त्री हैं या जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों एवं उपनिवेशों में या उपनिवेशों के मध्य संबंधों को शिथिल किया गया। और जब ये संबंध शिथिल किए गए तो इसका क्या फर्क हुआ वह देखते हैं। तो क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार तब भी हो सकता था जब एक देश के सापेक्ष दूसरे देश में श्रम की जो उत्पादकता है, उस उत्पादकता का हर अंतिम रूप से तैयार वस्तु के संदर्भ में कम हो। फिर उपर्युक्त विशेषताएं जो दी गई हैं, मैंने आपके समक्ष जो विशेषताएं बताई हैं, इन विशेषताओं के कारण अंतिम रूप से तैयार विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागत में जो अंतर है वह दिखाई देते थे, और जिससे अलग अलग देशों के मध्य का आधार बनता था। क्लासिकल मॉडल में माना गया है कि अंतिम रूप से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन और जो गैर पुनर्उत्पादनीय साधन हैं, उन साधनों के द्वारा होता है। कृषि संबंधी वस्तुएं गिरते हुए प्रतिफल के अधीन उत्पादित होती हैं। कृषि प्रधान देशों में गिरते हुए प्रतिफल एवं औद्योगिक वस्तु उत्पादित कर रहे देशों ने या जो देश हैं, उन देशों में बढ़ते हुए प्रतिफल की दशाएं विद्यमान होती हैं। अतः विभिन्न देशों के मध्य हो रहे व्यापार से औद्योगिक वस्तुएं उत्पादित जो कर रहे देश हैं, उनकी व्यापार की जो शर्तें हैं, उन शर्तों पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब ये विपरीत प्रभाव पड़ता है तो ऐसे देश जहाँ श्रम की पूर्ति सीमित थी, उन्होंने निर्यात के लिए औद्योगिक वस्तुओं पर ध्यान दिया तथा कृषि संबंधित जो वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं का या कृषि संबंधित जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का ऐसे देशों ने आयात किया। औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात, कृषिगत वस्तुओं का आयात किया गया। ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी जो देश हैं, उस देश को स्वतंत्र व्यापार की आवश्यकता थी, अतः उसने क्या किया, उसने कृषिगत वस्तुओं के संरक्षण की नीति को त्याग दिया। यानी उसने जो कृषिगत संरक्षण की जो नीतियां थीं, उनको त्यागना ही उसने मुनासिब समझा तथा ब्रिटेन ने भारत में भारी पूंजीगत विनियोग को किया। और जो पूंजीगत विनियोग किए, उससे क्या हुआ, बागान उद्योग में, कृषि से संबंधित पदार्थों में,
प्रसंस्करण में तथा अंतर संरचना जैसा जो निर्माण है, उस निर्माण अंतर संरचनात्मक जो निर्माण है, जैसे रेल है, रेल का विकास किया गया। फिर बात आती है कि व्यापार में क्लासिकल जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अवसर लागत विश्लेषण के रूप में हेबर्लर ने पुनः स्थापित कर दिया। अब हेबर्लर ने जो अवसर लागत सिद्धांत दिया है वह क्या है? तो देखिए, जैकब वाइनर ने वास्तविक लागत विश्लेषण द्वारा क्लासिकल सिद्धांत की कुछ संकल्पनाओं को पुनः स्थापित कर दिया। और जब ये पुनः स्थापित की गई तो लियोन वालरस जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने उपभोग वस्तुओं के वैकल्पिक मिश्रणों के मध्य या मिश्रणों के साथ विभिन्न पूंजी उत्पादन अनुपातों तथा पूंजी श्रम गहनताओं के विभिन्न मिश्रणों की जो धारणा है, उस धारणा की प्रस्तावना रखी। किसने? लियोनल वालरस ने। अब फिर यह बात आती है, एक और अर्थशास्त्री खड़ा हो जाता है, पेरेटो। अब देखिए, पेरेटो ने क्या किया? पेरेटो ने विभिन्न पूंजी उत्पादन अनुपातों का या पूंजी उत्पादन अनुपातों तथा पूंजी श्रम गहनताओं के साथ एक उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन के लिए तकनीक की वैकल्पिक विधियों की धारणा को प्रस्तुत किया। और इसके बाद जब पेरेटो ने तकनीकी धारणा को प्रस्तुत किया तो उन्होंने देखा इसके बाद क्या होता है, मूल्य का श्रम सिद्धांत उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? मूल्य का श्रम सिद्धांत, यानी मूल्य का श्रम सिद्धांत, यानी द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है, इसके अंतर्गत क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने श्रम सिद्धांत की जो मान्यता है, उस मान्यता का आश्रय लेते हुए व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या की। मूल्य का श्रम सिद्धांत मान्यता जो ली गई थी, उसमें मूल्य के श्रम सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि, क्या माना गया है? अब देखिए, ए पॉइंट में क्या है? ए पॉइंट में उन्होंने माना है कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। क्या? श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। बी पॉइंट के अंतर्गत एक बंद अर्थव्यवस्था जो दी हुई है, उसमें सभी वस्तुओं की कीमतें उसमें निहित श्रम द्वारा निर्धारित होती हैं। अब बात आती है कि जो व्यापार है, उस व्यापार का शुद्ध सिद्धांत क्या है, यानी प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है? व्यापार के शुद्ध सिद्धांत, व्यापार का शुद्ध सिद्धांत, प्योर वैल्यू, यानी जो प्योर थ्योरी दी हुई है वह किसकी है? इंटरनेशनल ट्रेड की।
अब देखिए व्यापार का जो शुद्ध सिद्धांत है उसके निर्वचन के में या निर्वचन के लिए श्रम का मूल्य सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि वस्तुओं का जो विनिमय होता है उस विनिमय में निहित श्रम की जो मात्रा है उस मात्रा के आधार पर ही होता है। अब देखिए कैसे होता है ये चीज़ हम क्लियर करते हैं, तो देखते हैं, देखिए कैसे क्लियर होता है। इसके अंतर्गत मान लिया है हमने कि दो वस्तुएं हैं, क्या है, माना कि दो वस्तुएं हैं, एक है x व दूसरी है y, यानी x और y दो वस्तुएं हैं और यदि ये दी हैं तो क्या होगा, x के उत्पादन के लिए क्या करना है हमको, यानी x इजिकल टू x जो वस्तु है उस वस्तु की इकाई के उत्पादन हेतु x वस्तु की इकाई के उत्पादन हेतु क्या है, उत्पादन हेतु क्या हो जाएगा, आवश्यक श्रम की मात्रा क्या होगी, आवश्यक श्रम की मात्रा। वस्तुएं कौन कौन सी हैं, एक x है और दूसरी y है। अब देखिए y के लिए क्या होगा, यानी ए वाई इजिकल टू क्या होगा, y की इकाई के लिए के उत्पादन हेतु आवश्यक क्या होगा, श्रम की मात्रा, यानी x के उत्पादन हेतु श्रम की मात्रा और y के उत्पादन हेतु श्रम की मात्रा। अब देखिए यहाँ ax और ay, a और a जो दिया हुआ है ये क्या है, जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन के लिए आवश्यक जो श्रम है उस श्रम की मात्रा को माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जब ये आवश्यक श्रम की मात्रा की ज़रूरत है तो श्रम क्या है, लेबर, और लेबर है तो उसे क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी भी देनी पड़ेगी। तो मजदूरी यानी इसे हम बोलेंगे W, और W को बोलते हैं वेज यानी मजदूरी, क्या बोलते हैं, मजदूरी। तो मौद्रिक वस्तु की जो दर है उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मौद्रिक वस्तु की दर। अब देखिए क्या क्या आ गया है हमारे पास में, ax ay और w। जब ax ay और w आ गए हैं तो फिर क्या होगा, अतः यहाँ देखेंगे जो x वस्तु है, x व y वस्तु की जो औसत उत्पादन लागतें हैं उनको के लिए जो समीकरण हम देखेंगे वह समीकरण क्या होगा, x की उत्पादन लागत इक्वल टू क्या होगा, x की उत्पादन लागत इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए W A X क्या हो जाएगा, x की उत्पादन लागत के लिए W A X हो जाएगा, क्योंकि मौद्रिक यानी जो मजदूरी है उसको आपको पेमेंट भी करना है तो मौद्रिक वस्तु की दर भी आ गई और श्रम की
मात्रा भी आ गई और आपकी वस्तु भी आ गई। सेम कंडीशन इसी तरह से y के लिए निकालेंगे और y की उत्पादन लागत इजिकल टू क्या होगा, WAY। जब ये निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि जो दोनों ही वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के लिए जो मजदूरी है, उस मजदूरी की जो दर है, उस दर को समान रखा है या असमान रखा है। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों वस्तुओं के लिए मजदूरी की दर समान है, क्योंकि यह माना गया है कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हुए उद्योगों के मध्य श्रम की गतिशीलता विद्यमान है। और जब श्रम की गतिशीलता विद्यमान है तो फिर क्या हो जाएगा, x व y वस्तु की दीर्घकालीन साम्य कीमतें जो होंगी वह क्या होंगी, x व y वस्तु की, यानी x व y की दीर्घकालीन साम्य क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन साम्य कीमतें क्या होंगी, साम्य कीमतें। और साम्य कीमतें हैं तो वो क्या होंगी, x के लिए क्या होगी, px क्या हो जाएगी, px तथा दूसरी क्या हो जाएगी, py। ओके। और इनके लिए जो समीकरण होगा वह समीकरण क्या होगा, तो यहाँ देखिए जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगा वह होगा इक्वेशन यानी समीकरण इजिकल टू होगा इसका p इजिकल टू क्या होगा, यानी px इजिकल टू क्या है, px इजिकल टू WAX क्या होगा, WAX कोमा PY के लिए क्या हो जाएगा, PY इजिकल टू WAY। PX के लिए WAX और PY के लिए, यानी जो प्राइस है, जो कीमत है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, y की कीमत निकल आएगी। और अगर हम WAX का मल्टीप्लाई करेंगे तो PX की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए बात आती है कि जब ये है तो समीकरण जो मैंने आपके समक्ष लिखा हुआ है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कीमतें सापेक्षिक, यानी जो P कीमतें हैं वह सापेक्षिक श्रम आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। अब देखिए, अर्थात जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी और वह इक्वेशन क्या होगी, P इजिकल टू PX अपॉन PY क्या होगी, P इजिकल टू PX अपॉन PY। और जब PX PY है तो इजिकल टू AX अपॉन AY हो जाएगा। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, AX अपॉन AY। और यही हमें निकालना है। इसके बाद मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है तब सिद्ध होता है जबकि यह माना जाए कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है तथा श्रम एक रूप है, अर्थात श्रम की गुणवत्ता जो दी हुई है वह समान है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो दशा है उस दशा में विद्यमान क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान रहती है। उपर्युक्त अवास्तविक मान्यताओं के बावजूद भी व्यापार का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के निर्वचन में जो मूल्य हैं उस मूल्य की श्रम
सिद्धांत की सहायता ली जाती है। और जब यह श्रम सिद्धांत की सहायता ली जाती है तो क्या होता है, क्यों ली जाती है? क्योंकि मूल्य के श्रम सिद्धांत की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण एवं व्यापार से प्राप्त होने वाले लोगों की या प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की प्रवृत्ति को जाना जा सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि मूल्य की श्रम सिद्धांत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संतुलन के एक ऐसे सरल मॉडल में या सरल मॉडल को जाना जा सकता है जिस पर आधारित रहते हुए व्यापार के नव प्रतिष्ठित व आधुनिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया जा सके। अब देखिए, इसके बाद मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आऊँगा और वह टॉपिक लेकर के आऊँगा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का मॉडल। क्या लेके आऊँगा? एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ का मॉडल जो है वो मॉडल पूरा आपके समक्ष लेकर के आऊँगा अगले वाले वीडियो में। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो का आपको सभी आपके दोस्तों को पूरी तरह से लाभ मिल सके। धन्यवाद।